पेशे से पत्रकार हैं आप, राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं जी। बहुत सारी टाइम देना पड़ेगा आपको लोगों के लिए, बहुत काम करना पड़ेगा क्षेत्र के लिए, कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि परिवार भी है जी और लोग भी हैं, कैसे मैनेज करेंगे? तो क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं जिन पर आप काम करने वाले हैं, और वो कितना समय होगा कि आपको लगता है कि इस इतने समय में हम यहाँ पर चेंज ला सकते हैं? उद्देश्य सिर्फ अपने वार्ड के हालातों को बदलना है, यहाँ विकास कराना है, क्योंकि हम इसी क्षेत्र में हम पले बड़े हैं, हमने सुख दुख का अनुभव किया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मुझे मेरे वार्ड की जनता अगर मुझे मौका देगी, मैं उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। नमस्कार, मैं हूं पूजा, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज। आज खास मुलाकात में हमारे साथ है पवन कुमार, जो पेशे से पत्रकार हैं लेकिन राजनीति में अब कदम रखने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूंगी कि पहले आप पत्रकार थे, अब राजनीति में कदम रखने वाले, इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो आप सभी आपके जो चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का कि मेरी इस मुहिम में आप मेरे साथ आए और मेरे विचारों को आपने जानने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 7-8 वर्षों से विश्वास से पत्रकारिता कर रहा हूँ, समाज की सेवा भी करता हूँ, और जो भी हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में जो भी गलत चीज़ें पनप रही हैं, उन पे अंकुश लगाने का कोशिश करता हूँ। इस प्रकार से आपने पूछा कि राजनीति में आने का कारण सिर्फ एक है कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, ये क्षेत्र हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ के राजनेताओं ने हमें विकास के नाम पे सिर्फ गड्ढे दिए हैं, और हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे वार्ड की जनता, जो असल में जो मूलभूत सुविधाएं, जो अधिकार उनको मिलने चाहिए, उससे वंचित है। और यही कारण है कि अब कोई चेहरा इस प्रकार का नजर आ नहीं रहा कि जिस पर हम विश्वास कर सके, क्योंकि बहुत लोगों पे विश्वास किया, लोग आए, लोगों ने आश्वासन दिया कि आप हमें मौका दीजिए, हम आपके क्षेत्र को चमन बना देंगे, आपको सुविधाएं देंगे, लेकिन उनके सब वादे फीके निकले। इस क्षेत्र के बारे में बताएं। देखिए, इस वक्त ये क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, ये शिवदुर्गा बिहार है। ये पहले वार्ड नंबर 21 हुआ करता था, और अभी हाल फिलहाल में ही हमारे लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद में 5 वार्ड जो है बढ़ा दिए गए। अभी तक यहाँ पे 40 वार्ड हुआ करते थे, लेकिन अब वार्डों की संख्या 40 से बढ़ाकर 45 कर दी गई है, 5 वार्ड बढ़ा दिए गए हैं। और जिस प्रकार से मैं आपको बताया अभी कि वार्ड नंबर 21 हुआ करता था, हमारा ये वार्ड 2 भागों में विभाजित हो गया। इसको वार्ड नंबर 22 और वार्ड नंबर 23 बना दिया गया है। तो वार्डों का तो चलो विभाजीकरण हो गया, लेकिन जो चेहरे अब यहाँ से जो पार्षद पद के लिए जो उम्मीदवार जो चेहरे नजर आ रहे हैं सामने, वो ही चेहरे हैं जिन्होंने यहाँ से चुनाव जीतकर विकास के नाम पर सिर्फ झूठे वादे दिए, कोई भी किसी प्रकार का उन्होंने काम यहाँ पे नहीं कराया। अगर कहीं कोई एक आधा काम कराया भी होगा तो अपने जो भी उनके भाई चाहने वाले होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, उनके घरों के आसपास करा दिया हो, तो मैं नहीं कह सकता उस चीज़ को। अदरवाइज तो आपने, अगर आप क्षेत्र में दौरा करेंगे, आप लोगों से पूछेंगे, जानेंगे, तो कोई किसी प्रकार का विकास नहीं है। और बात करें मौजूदा सरकार की, तो लगभग 7-8 वर्ष होने को जा रहे हैं। हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायिका जी, कौन झाँक के नहीं देखा यहाँ। तो पब्लिक में जो है कि जनता है, उसके मन में एक मलाल है, दुख है कि हमारे राजनेता हमें पूछते नहीं हैं, हमारी हालत जानने की कोशिश नहीं करते। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने विचार बनाया कि क्यों ना अब समाज के बीच में से एक प्रतिनिधि चुना जाए। तो मैं लोगों से जो है, मैंने उनकी राय ली, सलाह मशवरा किया। तो उन्होंने कहा कि आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। और इसी सोच को लेकर मैंने भी प्रण कर लिया कि जब मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे वार्ड की जनता मेरा समर्थन कर रही है, तो क्यों ना इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। और यदि ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो यकीनन हम जो है
उस स्थान को हासिल करेंगे जिस स्थान से हम अपने क्षेत्र की आवाज़ को निगम सदन में उठा सकें। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी भी कहा जाता है जी। लेकिन यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं भी हैं वो भी नहीं मिल पा रही लोगों को। बेसिक्स जो होता है, जी। गलियां, पानी, सफाई, जी। बिजली, वो भी नहीं मिल पा रही। हमने देखा कि यहाँ पर बहुत बुरी हालत है। जी। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, अगर बात करें स्मार्ट सिटी की तो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी सिर्फ पेपर वर्क में है। ज़मीनी सच्चाई ये है कि अगर मैं स्मार्ट सिटी की बात करूँ, हमारे सीएम साहब ने एक अनाउंसमेंट करी थी, मेरे पास वो ऑन रिकॉर्ड है। मैंने आरटीआई के माध्यम से वो पेपर मैंने जानकारी हासिल करी नगर निगम से। हमारे क्षेत्र में जो है सीवर का कार्य शुरू किया गया था। उसकी शुरुआत थी सीएम अनाउंसमेंट के माध्यम से और उसमें जो फंड था सरकार द्वारा 19 करोड़ कुछ रुपए का फंड था सीवर के कार्य के लिए। तो सीवर डलने शुरू हुए यहाँ पे। मैं देखा भाई सीवर डाले जा रहे हैं, जो ठीक ठाक रास्ते थे वो भी खोद के, गड्ढे खोद के उसमें पाइप डाल दिए गए। हमने कहा चलो भाई ठीक है, विकास कार्य हैं, सीवर डल रही है, अच्छी बात है, डलने चाहिए। लेकिन सीवर जो डलते हैं, जो आरटीआई के माध्यम से जो जानकारी हमें मिली, सीवर डलते हैं पक्की कॉलोनी में। और हमारे क्षेत्र में कई जगह पे ऐसी जगह पाइप डाल दिए गए जहाँ पे लोगों को नोटिस भी मकान तोड़ने के भेज दिए गए कि आप जो है अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं और आपको यहाँ मकान तोड़े जाएंगे। उनको नोटिस भी मिले हैं। उनके घरों के आगे भी जो है गड्ढे खोद के पाइप डाल दिए गए, सिर्फ एक उनको झूठा जो है दिलासा देने के लिए कि हाँ भाई आपके घरों के आगे सीवर का कार्य हो गया, आपकी पक्की कॉलोनी है। और अभी तक ये जो सीवर का कार्य है 2019 में ये खत्म हो जाना चाहिए था, आज 2022 है। इस सीवर लाइन की अभी तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ है। और जहाँ तक कि मेरा मानना है, ये 19 करोड़ रुपए की या 20 करोड़ रुपए की जो भी राशि है, इस राशि का जो है सरकार द्वारा बिल्कुल ये गड्ढे में डाल दी गई, इस पैसे का नाश कर दिया गया। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जनता के टैक्स का पैसा था, जनता आम जनमानस हम जैसे आप जैसे लोग ही टैक्स भरते हैं, उस टैक्स का पैसा था। एक 20 करोड़ रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। अगर वही 20 करोड़ रुपए की रकम यहाँ पे रास्ता, नाली और जो पानी की सुविधाओं में लगाए जाते तो लोगों को दुख नहीं होता। लेकिन इस प्रकार का कोई कार्य ऐसा हुआ नहीं कि लोगों को खुशी मिले। हमने यहाँ पर लोगों से बात की, हम लोग गए, देखा यहाँ के हालात देखे, लोगों से बातें की कि आखिर उन्हें क्या क्या दिक्कतें हैं। दिक्कतें हैं मूलभूत सुविधाओं की, जो उन्हें बेसिक्स मिलने चाहिए वो भी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि अगर वो आवाज उठाते हैं, किसके खिलाफ बोलें, क्योंकि उनका कहना है कि सरकारें भी गुंडागर्दी करती हैं, वो डरते हैं सरकारों से। तो क्या करने वाले हैं? अगर आप जीतते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, और कन्विंस कैसे करेंगे लोगों को कि आप जीते, आप काम कैसे करेंगे, लोग आप पर भरोसा क्यों करें? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि लोगों में एक डर का माहौल तो है। वो इस कारण है कि जो भी यहाँ एक बाहुल क्षेत्र है, एक समुदाय का बाहुल क्षेत्र है यहाँ पे, और ज़्यादातर नेता उसी समुदाय में से आते हैं और उनका एक अपना जो है, आप उनका कह सकते हैं कि भाई टोरा अपना कायम रखते हैं यहाँ पे। भाई कुछ उनके साथी सहयोगी कह लो जो यहाँ पर आम जनता पर दबिश बनाते हैं, उनको डरा धमका के रखते हैं कि आप हमें सहयोग करें। और यही वो राजनेता है जो अलग अलग दलों के माध्यम से आके जनता को अपने लोग लुभावने वादों में फंसाने की कोशिश करते हैं, उन्हें लुभाने की जो है कोशिश करते हैं, वो सक्षम हो नहीं पाते। पर अब की बार मेरा प्रयास यही है कि मैं अपने वार्ड की जनता को मैं जागरूक करूं कि आप जो है गलत चीज़ों के विरुद्ध आप आवाज़ उठाओ, क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यही कारण है कि मैं अब की बार इस जो है, मैं तो इस एक तरीके का रण ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ लोगों की नीति बहुत अलग है, बहुत अलग विचारों से काम करते हैं। तो अब इस लड़ाई में कूद गए हैं और लोगों को समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उन्हें समझाने की कि आप अपनी आवाज़ को उठाएं, आप मेरा सहयोग करें और यकीनन जो भी समस्याएं हैं उनसे ज़रूर निजात मिलेगी, बशर्ते थोड़ा समय लगेगा।
लोगों को समझाने के लिए मैंने देखा कि युवा मंडली भी आपके साथ है, जी। तो युवाओं की बहुत जरूरत होती है। अगर आप क्षेत्र में लोगों को समझाना चाहें उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे प्लान्स बना रहे हैं लोगों को समझाने के लिए, चेंज लाने के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे वार्ड का कह लीजिए, हमारे क्षेत्र का युवा कह लीजिए बहुत समझदार है, परंतु उन्हें थोड़ा सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं उनका ठीक तरीके से मार्गदर्शन कर रहा हूँ, उन्हें चीज़ें समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से हम अपनी इस लड़ाई को जीत सकते हैं और कैसे कैसे हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। ये मेरी कोशिश जारी है। मैं उनको निरंतर उन लोगों के संपर्क में हूँ जो भी युवा साथी हैं मेरे, अलग अलग ब्लॉक्स में से हैं, मेरे वार्ड में से भी हैं, और बाहरी लोग भी मुझसे संपर्क कर रहे हैं। उन्हें भीतरी खुशी है कि उनके साथ का एक व्यक्ति चुनाव मैदान में उतर रहा है, और उन्हें विश्वास है मेरे ऊपर कि मैं उनके इरादों पे, उनकी उम्मीदों पे मैं खरा उतर सकता हूँ। उन्हें विश्वास है कि आप उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, लेकिन लोगों का ये भी कहना है, आप पेशे से पहले पत्रकार थे, आपके अंदर सेवा भावना जागी और आप सेवा करना चाहते हैं, यहाँ के क्षेत्र को बढ़ाना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये भी है, लोग ये भी कहते हैं कि राजनीति में आकर लोग बदल जाते हैं जी। इस पर क्या कहेंगे कि कब तक कायम रहेगा ये सेवा भाव? मैं आपको सत्य बताऊं कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि राजनीति में आके लोग बदल जाते हैं। मेरा मानना यह है कि मैंने अभी अपने पत्रकारिता के कार्य क्षेत्र में मैंने बीते वर्षों में लोगों की सेवाएं करी है। मैं बहुत से राजनेताओं में भी बैठा उठा हूँ, उनके विचारों से भी भली भांति वाकिफ हूँ, और जो मेरे परिवार के संस्कार हैं, मैं यही कहूँगा कि हमने सदा सेवा भाव ही सीखी है, हमने लोगों का आदर करना सीखा है। बात रही राजनीति की, यदि समाज, मेरा क्षेत्र, मेरे युवा साथी, मेरी माताएं बहनें मुझे अपना आशीर्वाद देती हैं, मुझे मौका देती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनके लिए अच्छा बेहतर कार्य कर सकूं। और बात रही कि भाई राजनीति में आके लोग बदल जाते हैं, तो मेरी तरफ से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो काम का उद्देश्य है, मैं यही चाहता हूँ कि लोगों को जो उनके अधिकार हैं वो अधिकार मिल सके। राजनीति में आप कदम रख रहे हैं, और जो भी राजनीति में आता है सबकी एक विचारधारा होती है, लेफ्ट विंग होते हैं, राइट विंग होते हैं। आपकी क्या विचारधारा है, किस विचारधारा को आगे लेकर जाने वाले हैं चेंज के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं बात कि मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जो है इस राजनीति में उतर रहा हूँ। बात रही विचारधारा की, तो जिस दल से मेरा विचार मेल खाएगा, मेरे क्षेत्र के विचार मेल खाएंगे, उस दल के साथ जो है अपनी बात को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, सवाल ये भी है, बहुत बड़ा सवाल है कि संघर्ष बहुत बड़ा है यहाँ पर, हालत बहुत ज्यादा खराब है, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर गुंडागर्दी भी बहुत है, बड़े जो लेवल के लोग हैं वो काम सही नहीं करते हैं, सुनते भी नहीं है। तो संघर्ष आपका बड़ा होने वाला है, बड़े लोगों से पाला पड़ने वाला है। आप उनको कैसे, लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल आपके प्रश्न से सहमत हूँ कि हर क्षेत्र में कुछ अधिकारी होते हैं, शासनिक प्रशासनिक, हमारे क्षेत्र से संबंधित जो भी कुछ अधिकारी होंगे, और फिर हमारे देखिए ऊपर भी हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, अगर ये भी हमारी बात नहीं सुनेंगे तो उससे ऊपर सीएम साहब, हम उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। यदि वो भी हमें तवज्जो नहीं देंगे तो फिर हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। और यदि वो भी नहीं सुनते, न्यायपालिका है, हम न्यायपालिका के माध्यम से जो है अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी चीज़ों उनके सामने पहुंचा सकते हैं। भैया, हमारे ये क्षेत्र में इस तरीके के जो है हम इतने विकास कार्यों से वंचित हैं, अपने अधिकारियों से जो है हम वंचित हैं, इस पे जो है गौर फरमाएं। आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए कि कब, ऐसा कौन सा पल था, ऐसा कौन सा समय था जब आपने सोचा कि आपको इस क्षेत्र के लिए, यहाँ के लोगों के लिए काम करना है? देखिए, अभी तक तो राजनीति में आने का कोई मेरा कैसा भी विचार नहीं था, लेकिन जब से वार्डों का विभाजीकरण हुआ है, और हम बात करें कि जो हमारे अभी तक के जो पार्षद हैं, बहुत से वादे करके गए थे लोगों के बीच में कि आप मुझे मौका दो और मैं इस क्षेत्र को अच्छा बना दूंगा, अच्छे कार्य होंगे, रास्ता, पानी, बिजली, सबकी समस्याएं दूर होंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब वार्डों को विभाजित होने के बाद उसी परिवार से, उसी समुदाय के चेहरे सब सामने नज़र आ रहे हैं। और मैं बता दूं आपको उन लोगों के बारे में कि वो पहले भी
हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत भी चुके हैं, लेकिन विकास के नाम पे कोई भी कैसा भी काम नहीं हुआ। तो यही कारण रहा है कि मेरा कि जब यही चेहरे बार बार हम लोगों के सामने आते रहेंगे, विकास कार्य में करना नहीं है। और असल में क्या है, इन्होंने राजनीति को बना दिया एक व्यापार। ये राजनीति अब सेवा भाव से नहीं करते। ये लोग कहते तो हैं कि हम विकास की राजनीति करते हैं, लेकिन विकास आपने क्षेत्र में देख ही लिया कि किस प्रकार का विकास इन्होंने करा है। यहाँ पे लोग इनसे बहुत हताश हैं। पेशे से पत्रकार हैं आप, राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं जी। बहुत सारी टाइम देना पड़ेगा आपको लोगों के लिए, बहुत काम करना पड़ेगा क्षेत्र के लिए। कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि परिवार भी है जी और लोग भी हैं, कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पिता, जो कि पेशे से स्वयं भी एक पत्रकार हैं और समाजसेवी भी हैं, जब से हमने होश संभाला है, हमने उन लोगों की सेवा ही करते देखा है। सेवा भाव है मेरे पूरे परिवार में। मेरा छोटा भाई, मेरी माँ, मेरी छोटी बहन, मेरी लाइफ पार्टनर, सब मेरा बखूबी सहयोग कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है और इस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मुझे सहयोग मिल रहा है, मुझे घर की तरफ से कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा रहा है और मुझे पूरी शक्ति मिल रही है। मेरे परिवार की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है। मुझे मेरे इस कार्य को करने में, आगे बढ़ने में मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। अगर आप जीतते हैं तो क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं जिन पर आप काम करने वाले हैं, और वो कितना समय होगा कि आपको लगता है कि इतने समय में हम यहाँ पर चेंज ला सकते हैं? देखिए, बात करें मुद्दों की तो मुद्दे तो बहुत से हैं, लेकिन शुरुआती जो चीज़ें रहेंगी हमें बेसिकली जो हमारे यहाँ के रास्ते हैं, रास्तों की हालत इतनी ख़राब है कि कोई बाहरी व्यक्ति हमारे पास यहाँ आता है मिलने के लिए, तो हमें पहले आगाह कर देता है कि भैया हम इस बार तो आगे से हम आपके पास नहीं आ पाएंगे, रास्तों की हालत इतनी जर्जर है। पानी की समस्या है यहाँ पे प्राइवेट बोर्ड्स भी हैं, कुछ ट्यूबवेल जो है यहाँ पे सरकार के माध्यम से भी कराए गए हैं, जिन पे यहाँ के जो लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, उनके द्वारा उन ट्यूबवेल्स पे कब्जे हैं। वो लोग अपनी मनमर्जी से जो भी उगाई होती है वो करते हैं, पानी चलवाते हैं। तो पानी की समस्या है, इसको भी दूर करना है। शुरुआती तो यही है कि रास्ता और पानी, ये दो चीज़ें लोगों को मिलें ताकि लोगों की कनेक्टिविटी ठीक तरीके से हो सके। लोग अपने सुबह बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, माताएं बहनें हैं अपना दैनिक कार्यों के लिए लोग निकलते हैं, पुरुष हैं वो अपनी नौकरियों पर जाते हैं। तो रास्तों की हालत इस तरीके की बनी हुई है कि गाड़ी घोड़ों की भी हालत खस्ता हो जाती है। तो प्राथमिकता तो यही रहेगी कि जो ज़मीनी चीज़ें हैं, रास्ता, बिजली, पानी, इन चीज़ों पर वर्क करना है। बाकी जो भी जनता के अधिकार हैं वो उनको दिलाए जाएंगे। आखिरी में लोगों से क्या अपील करेंगे जो आपको देख रहे हैं, आपसे कैसे कन्विंस होंगे, क्यों आपको वोट देंगे? देखिए, मैं अपने क्षेत्र की जनता से, अपने वार्ड की जनता से इतना ही कहना चाहूँगा कि अब समय है बदलाव का, और ये बदलाव आपके सहयोग से ही हो सकता है। वही पुराने चेहरे आप लोगों के सामने आएंगे जिन्होंने आपसे झूठे वादे किए, आपको झूठा दिलासा दिया, आपसे वोट लेके चले गए, जीते भी, लेकिन आपको विकास नहीं दिया। मैं आपसे इतने कहना चाहूँगा कि मैं भी जिस क्षेत्र में, जिस वार्ड में आप रह रहे हैं, आप ही के बीच रहने वाला सदस्य हूँ। जो दुख, पीड़ा, जो कष्ट आपको है, जो दुख आप महसूस करते हैं, वही दुख मुझे भी महसूस होता है, क्योंकि मैं भी रोज़ाना यही रास्तों से निकलता हूँ। मुझसे मिलने वाले लोग, सगे संबंधी, वो इसी रास्ते से मुझसे आके मिलते हैं। वो भी खेद व्यक्त करते हैं मुझसे मिलने में, यहाँ आने में। मेरा कहना ये है कि जो दुख यहाँ मेरे वार्ड को है, वही दुख मुझे भी है, क्षेत्र की समस्याओं को लेके, अधिकारों को लेके। और मैं अपने वार्ड की जनता से यही निवेदन करूँगा कि आप अपने बीच के व्यक्ति को चुनें, जिससे आप अपनी बातें रख सकें। आप उसके पास जाने में कोई संकोच ना करें, आप निर्भय, निर्भीक होकर अपने प्रतिनिधि से जाकर मिल सके, अपनी बात को कह सके। आप ऐसा प्रतिनिधि चुनें। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकूँ, और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि मेरे वार्ड वासियों को, मेरे क्षेत्रवासियों को ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए
इस लड़ाई में सक्षम नहीं हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अगर मुझ में कोई कमी दिखती है तो वो वार्ड में से ही रहने वाले किसी मजबूत व्यक्ति का, किसी आम व्यक्ति का, बीच में ही रहने वाले व्यक्ति का नाम आगे करें। मैं अपने तन मन धन से जो मेरे पास है मैं उसके सहयोग में लग जाऊँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ अपने वार्ड के हालातों को बदलना है, यहाँ विकास कराना है, क्योंकि हम इसी क्षेत्र में हम पले बड़े हैं, हमने सुख दुख का अनुभव किया है। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरा मकान है, मेरी शुरुआत हुई है, हमने इस मकान की नींव खुद ही खोदी है। यहाँ पे हमने खुद मेहनत करी अपने मकान को बनाने में। तो हमें अपनी इस जगह की अहमियत का हमें पूरा पता है कि हमारी इस जगह की क्या वैल्यू है। हमने अपने जीवन के पहलुओं को यहाँ पे देखा है, सीखा है, समझा है। तो यही कारण है। और मैं पुनः अपने जो है क्षेत्रीय जनता से फिर से अपील यही करूँगा कि आप अपने साथ रहने वाले, आप अपने बीच में रहने वाले व्यक्ति का आप चयन करें, आप उसे चुनें, ताकि आप अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को उसको बोल सकें। अब मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मुझे मेरे वार्ड की जनता अगर मुझे मौका देगी, मैं उन्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यहाँ पर क्षेत्र में लोगों को बहुत सारी समस्याएं, अब आपके ऊपर है कि आप किसे वोट देते हैं और किस पर भरोसा करते हैं। देखते रहिए डेली डायरी न्यूज़।